जो दुनिया की सबसे कीमती पश्मीना ऊन देती हैं। उनका खाना भी इसी माहौल के हिसाब से है, ज्यादातर मांस और दूध से बने उत्पाद जैसे चीज और मक्खन। यहाँ भूगोल ने ही जीवन का रास्ता चुना है। अब लद्दाख से सीधे हजारों किलोमीटर दक्षिण की ओर केरल चलते हैं। यहाँ की आबोहवा एकदम अलग है। समुद्र और पहाड़ियों से घिरे इस राज्य की उपजाऊ जमीन और मौसम काली मिर्च, लौंग और इलायची जैसे मसालों की खेती के लिए एकदम शानदार हैं। इसी वजह से यहाँ के खाने में आपको चावल, मछली और ढेरों सब्जियां मिलेंगी। और संस्कृति की बात करें तो पानी से घिरे होने के कारण ही ओणम जैसे बड़े त्योहारों पर यहाँ वो मशहूर और रोमांचक बोट रेस होती है। लेकिन रुकिए, केरल की कहानी सिर्फ इसके भूगोल पर खत्म नहीं होती। इसके मसालों की खुशबू ने पूरी दुनिया के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इन अहम ऐतिहासिक पड़ावों को देखिए। लगभग 2000 साल पहले माना जाता है कि सेंट थॉमस यहाँ आए और ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। करीब 700 साल पहले मशहूर अरब यात्री इब्न बतूता ने यहाँ के समृद्ध मुस्लिम समुदाय के बारे में विस्तार से लिखा। और फिर 1498 में वास्को डी गामा समुद्री रास्ता खोजते हुए पुर्तगाल से यहाँ आ पहुंचे। यानी केरल का भूगोल ही वो चुंबक था जिसने दुनिया भर के इतिहास और संस्कृति को यहाँ बुलाया। और अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। लद्दाख और केरल का भूगोल भले ही जमीन आसमान का अंतर रखता हो, लेकिन दोनों का इतिहास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही गहराई से जुड़ा है। लद्दाख तिब्बत जाने वाले व्यापारियों के कारवां के लिए एक अहम पहाड़ी रास्ता था, जिसने यहाँ बौद्ध और इस्लाम दोनों धर्मों को पहुंचाया। दूसरी तरफ केरल मसालों का एक ग्लोबल समुद्री हब बन गया, जिसने अरब, चीनी और यूरोपीय संस्कृतियों को अपनी ओर खींचा। ये साफ दिखाता है कि कैसे अलग अलग भूगोल इतिहास के साथ मिलकर एक नई विविधता को जन्म देते हैं। और इस बाहरी प्रभाव का एक बहुत ही जीता जागता सबूत आज भी रोजमर्रा की जिंदगी में देखा जा सकता है। केरल में मछली पकड़ने के लिए इन खास जालों का इस्तेमाल होता है, जिन्हें चीना वाला कहा जाता है। मजे की बात यह है कि ये हूबहू वैसे ही दिखते हैं जैसे चीन में इस्तेमाल होने वाले जाल। यहाँ तक कि तलने के लिए जिस बर्तन का इस्तेमाल होता है उसे भी चीना चट्टी कहते हैं। ये इतिहास का कोई सूखा पन्ना नहीं है, ये एक जीती जागती संस्कृति है जो आज भी सांस ले रही है। भाग 2, अनेकता में एकता, भिन्नताओं से शक्ति। अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं कि कैसे ये सारी अलग अलग चीजें मिलकर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इतिहास गवाह है कि एक समय ऐसा था जब लोगों को लगता था कि इतनी ज्यादा भिन्नताएं होना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ब्रिटिश साम्राज्य की फूट डालो और राज करो की पूरी रणनीति इसी सोच पर टिकी थी कि इतने अलग अलग लोग कभी एक साथ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। भारत के लोगों ने अपनी अलग अलग सांस्कृतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय पहचान को बनाए रखते हुए एक साझे लक्ष्य के लिए हाथ मिलाया। उनकी विविधता ने उनके स्वतंत्रता आंदोलन को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे एक ऐसी चट्टान बना दिया जिसे हिलाना मुश्किल था। उस एकजुटता की भावनात्मक गहराई को इस गीत से बेहतर शायद ही कुछ और समझा सके। जलियांवाला बाग के उस भयानक हत्याकांड के बाद इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन द्वारा गाए गए इस गीत के बोल जरा सुनिए। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक दर्दनाक लेकिन सच्ची गवाही है कि उस क्रूर दिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, अमीर, गरीब सब एक साथ खड़े हुए और एक साथ गोलियों का शिकार हुए। जब खून एक साथ बहा तो सारी भिन्नताएं पीछे छूट गईं और उस साझे दर्द ने एक ऐसी एकता की नींव रखी जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। तो इस पूरे बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये एकता कोई बाहर से थोपी गई व्यवस्था या नियम नहीं है। अपनी शानदार किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही पते की बात लिखी थी। उन्होंने कहा कि हमारी एकता बाहर से थोपी गई कोई चीज नहीं है, इसके बजाय ये हमारे भीतर से उपजी एक गहरी समझ और सहिष्णुता है। हमने सिर्फ एक दूसरे के भिन्नताओं को बर्दाश्त नहीं किया है, हमने उन्हें दिल से स्वीकार किया है और उन्हें बढ़ावा दिया है। अनेकता में एकता का असली जमीनी मतलब यही है। और इस पूरे विचार का सबसे खूबसूरत प्रतीक है हमारा राष्ट्रगान, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगर हम इसके शब्दों को ध्यान से सुने तो ये वास्तव में अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग का एक संगीतमय सफर है। ये गान इन सभी विविध जगहों और संस्कृतियों का नाम लेकर उन्हें एक ही आवाज और एक ही मंजिल में पिरो देता है। ये सच में विविधता का जश्न मनाते हुए एकता का सबसे शक्तिशाली गान है। हमने इतिहास देख लिया, भूगोल समझ लिया और समाज की परतें भी खोल ली, और ये साफ हो गया कि हमारी भिन्नताएं असल में हमारी ताकत कैसे बनती हैं।
लेकिन ये विचार सिर्फ इतिहास की किताबों या इस चर्चा तक ही सीमित क्यों रहे? आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरा अपने ही आसपास देखिए, आपके पड़ोस में, आपके दफ्तर में या आपके समुदाय में मौजूद वो अलग अलग भाषाएं, अलग अलग विचार और संस्कृतियां, वो सब मिलकर वास्तव में आपके समाज को कैसे एक अधिक मजबूत और लचीली इकाई बना रही हैं? क्या हम उस विविधता को उस असली ताकत के रूप में देख पा रहे हैं जो वो सच में है? इसी विचार के साथ इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए और गहरे विषय के साथ।